Students, in this video lecture, I am going to discuss new topic from the chapter Principle of Inheritance and Variation is back cross, test cross, chromosomal theory of inheritance, experimental proof of chromosomal theory of inheritance, linkage and recombination. As you know that in the previous video lecture, we already discussed the terminology related to the genetics in which we discussed the genotype, phenotype, monohybrid cross, dihybrid cross, multiple allelism, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमें क्या करना है, ये जो हमने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें हमें इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज बैक क्रॉस। एज यू नो दैट मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस selected parents are taken, true breeding, that is if we talk about the monohybrid cross, then mental cross between the tall and dwarf parents, just like that, one is male and other is female. These are the symbol of the male and this is the symbol of the female, and that is tall, this one is dwarf. Segregation follows and chromosome become separated, alleles become separated, and after that the crossing takes place, capital T small t, all fours are capital T small t, capital T small t, capital T small t. ये आपको पता चला। तो ये जो प्लांट है इसको अगर हम एक बार मेंशन करें, दिस वन इज जीनोटाइप, और ये प्लांट जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, टॉल मिलेगा। अब बात आती है बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस में क्या होता है कि अगर ये जो है ये अननोन हो जाए, आपको नहीं पता है, बस आपको फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, जीनोटाइप यहाँ पे अननोन हो जाए, मतलब आपको नहीं पता है जीनोटाइप कैसा हो, अननोन, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि वो टॉल तो हो रहा है, लेकिन टॉल के लिए दो कैटेगरी हो सकती है ना, मतलब ये क्या होमोजाइगस कंडीशन की वजह से भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि जो ऑफस्प्रिंग आया है उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो उसको पता करने के लिए हम जो क्या करते हैं कि जो अननोन जीनोटाइप होता है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है उसका क्रॉस हम किसी भी पेरेंट्स के साथ करा देते हैं, मतलब किसी भी पेरेंट्स के साथ करा देते हैं, दैट इज नोन एज बैक क्रॉस। तो आप बैक क्रॉस की डेफिनेशन कैसे देंगे अगर हम एक बार समझे। बैक क्रॉस क्या है, इट इज द फिनोमिना, इट इज द प्रोसेस, ऐसे लिख सकते हो आप, इट इज द प्रोसेस इन विच वी नो द अननोन जीनोटाइप of offspring by doing cross with any parents। मतलब हम डोमिनेंट और रिसेसिव कोई सा भी पेरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और इस अननोन जीनोटाइप जो ऑफस्प्रिंग है उसका क्रॉस करा सकते हैं, तो उस कैटेगरी को आप क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या करना होता है, बिल्कुल जस्ट इट इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। पहला पॉइंट अगर आप लिखिए तो लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस इन विच offspring having unknown genotype crossed with only recessive parents। किसके साथ क्रॉस किया जाता है, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ उसका क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। तो आप इसे बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। अब इससे टेस्ट क्रॉस क्यों बोला जाए, आपको इससे पता चल जाएगा कि वो होमोजाइगस है या फिर क्या है, हेट्रोजाइगस है। कैसे होगा, जैसे आपने मान लिया कि हमें नहीं पता, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, होमोजाइगस कंडीशन मान के चलेंगे, हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया है और अपनी तरफ से हमने इसको किया कि इसको मान के चलिए, इसका क्रॉस हमें कराना है रिसेसिव पेरेंट से। रिसेसिव पेरेंट क्या हो गया, स्मॉल टी स्मॉल टी। जब आप क्रॉस कराएंगे इसका तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे प्लांट जो आएंगे वो आपको कैसे मिलेंगे, टॉल, मतलब 100% जो प्लांट होंगे उनका फिनोटाइप कैसा होगा, टॉल। दूसरा केस बना सकते हैं, अगर आपने इसको लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराया तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी।
तो ये जो हो गए 50% जो हो गए हमारे टॉल हो गए, और जो हमारे 50% जो हो गए वो क्या हो गए, ड्वार्फ हो गए। तो ये आपका टेस्ट क्रॉस है, इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर होमोजाइगस रहा होगा तो आपको 100% जो प्लांट होंगे वो आपको डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि जो ऑफस्प्रिंग है उसका जीनोटाइप क्या रहा होगा, होमोजाइगस रहा होगा। अदरवाइज अगर आपको 50% टॉल और 50% डॉर्फ मिल रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो कैसा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्चुअली आपने देखा कि जो मेंडल थे ना, मेंडल ने आप बताया था कि हेरिडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो फैक्टर क्या है, फैक्टर है। फैक्टर वो नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि ऐसा क्या चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, तो उन्होंने उसको टर्म दिया था क्योंकि उसमें माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं था, उसका मतलब उसका प्रूफ नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा क्या चीज है जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है, जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने एक टर्म दिया था कि फैक्टर वो चीज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है, और वो उनके कैरेक्टर्स के लिए और आनुवंशिकता के लिए क्या है, वो हेरिडिटी के लिए जो है वो क्या है, मतलब जरूरी है ये सारी चीजें। उसके बाद हमारे 3 साइंटिस्ट आए थे, कोरेंस थे, टेशरमार्क थे, हुगो डी ब्राइस थे, जिन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेंडल जिसके बारे में बोल रहे थे कि जो फैक्टर है वो और कुछ नहीं, वो जीन है, और जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ये जीन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली एशॉर्ट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और यही जो है वो हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट इज व्हाई जीन्स आर नोन एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन जो हमारे मतलब इसमें आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है नेक्स्ट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये थोड़ा एडवांसमेंट था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने जो मेंडल की जो बात थी ना उसी को, या फिर जो कोरेंस टेशरमार्क की जो स्टेटमेंट थी उसी को इन्होंने अपने वर्ड्स में इसको करने की कोशिश की, पोस्टुलेट्स किए। एक्चुअली सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हु गिव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बॉवेरी। सटन एंड बॉवेरी gives this theory in 1902। ठीक है, सटन एंड बॉवेरी जो थे इन्होंने जो है 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया। अब बात करते हैं कुछ स्टेटमेंट की, बात करते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी वो मेंडल्स या जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया था उससे कैसे डिफर करती है। बहुत इजी है, आपको मेंडल्स की जो थ्योरी थी उससे आपको बस कंपैरिजन करना है। अगर आप बात करें तो मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने बोला था फैक्टर बोल लो, आप उसे और जीन बोल लो। यहाँ पे लिख लीजिए हम, फैक्टर और जो जीन है वो सेम है चीज, फैक्टर एंड जीन। तो आप दोनों में एक ही वर्ड यूज करते हो। मेंडल का बोलना था कि जो जीन्स होते हैं ड्यूरिंग जीन्स आर प्रेजेंट इन द पेयर्स। जीन किसमें प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये मेंडल ने कहा था। बस सटन एंड बॉवेरी ने इसको बोलते कि आपको ऑलरेडी पता है कि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, तो क्रोमोसोम के बेटा किसमें होंगे, पेयर में होंगे। तो पहला पॉइंट अगर आप कंपैरिजन करें तो पहला स्टेटमेंट होगी इस थ्योरी की कि क्रोमोसोम्स, क्योंकि इसका नाम ही है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने इनहेरिटेंस को समझाने के लिए किसका, क्रोमोसोम को बेस माना है, और मेंडल ने अपने उसको समझाने के लिए फैक्टर यानी कि जीन को माना था। कुछ आ रहा है समझ में आपकी। तो स्टेटमेंट पहली होगी कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। किसमें प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, मेंडल का बोलना था कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जीन्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे होगा कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन chromosomes are सेपरेटेड। क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, अगर सेपरेटेड हो गए हैं तो क्या होगा, तीसरा पॉइंट आप क्या लगा सकते, जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एशॉर्ट होते हैं, एशॉर्ट टू ईच अदर, वो किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, और क्या कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो सिमिलरली क्रोमोसोम में भी यही था कि क्रोमोसोम्स आफ्टर सेपरेशन chromosomes are
after separation chromosomes are assorted independently. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बताया गया था, सर्जन बॉबेरी ने बताया था। कुछ नहीं है, आपको बस इतना करना है कि मेंडल्स को, बस मेंडल के जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग आपको चलना। मेंडल ने जीन्स को वहां प्रीफर किया था और जो सर्जन एंड बॉबेरी थे उन्होंने क्रोमोसोम को बेस माना था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जीन्स आर लोकेटेड ओवर दी क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, इंडिपेंडेंटली एशॉर्ट होंगे, ये सारी चीजें हैं, तो वो मतलब जीन्स भी अपने आप ही क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और ये जो सेपरेशन होता है यहाँ पे इस तरीके का जो मतलब सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड बाय द मेयोटिक डिवीजन। यहाँ पे किस तरीके का डिवीजन होता है, मेयोटिक डिवीजन होता है। तो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, हाफ होते हैं। तो गैमेट्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ होते हैं। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी। लेकिन फिर वही बात है कि साइंस हमेशा प्रूफ मांगता है, तो उस थ्योरी के लिए जो था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना जरूरी था। तो उसके लिए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले इसमें जो था गिवन बाय मॉर्गन। किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय मॉर्गन। मॉर्गन ने दिया था। इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो सेलेक्ट किया था, फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया था। फ्रूट फ्लाई, जैसे मेंडल ने जो था गार्डन बी को सिलेक्ट किया था, फ्रूट फ्लाई, इसी तरीके से मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने के लिए फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया था। और इसका साइंटिफिक नेम जो था वो था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो थी, ये साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट आता है, सेम वही क्वेश्चन है जैसे पूछा जाता है भाई मेंडल सेलेक्ट द पाइसन सेटाइगम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि वाई मॉर्गन सेलेक्ट फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ऐसे कौन से रीजन थे कि उन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही जो था वो क्या किया, क्वेश्चन की बात करें कि जो था सेलेक्ट किया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमारे इसके रीजन बनेंगे। पहला अगर हम बात करें, पहला आंसर की अगर हम बात करें तो जो था ना कि जो मतलब फ्रूट फ्लाई है ना, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो कोई भी प्रोजेनी अगर गड़बड़ होती है तो आपका प्रूफ जो रिजल्ट है वो आपका 100% एक्यूरेट नहीं आएगा। तो क्या था, आप जो फ्रूट फ्लाई है उनको आप आर्टिफिशियली मीडियम प्रोवाइड करके लेबोरेटरी में आप ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड ये, पहला रीजन इसके पीछे ये था कि दे आर easily grow in laboratory by artificial method। मतलब आप आर्टिफिशियल मेथड प्रोवाइड करके आप इसको लेबोरेटरी में क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। सारे ऑफस्प्रिंग आपके सामने रहेंगे और रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। दूसरी बात है कि आप क्या रीजन था, क्रोमोसोम नंबर्स आर लेस। क्रोमोसोम नंबर्स लेस है। इसका रीजन हमने ऑलरेडी आपको जब पाइसन सेटाइगम के बारे में बताया था तब रीजन बताया था। क्या रीजन हो सकता है, ये था कि जितना क्रोमोसोम लेस होंगे उसमें जीन्स उतने ही होंगे, कम होंगे और कैरेक्टर्स को स्टडी करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है। थर्ड जो था कि लाइफ स्पेन शॉर्ट है। लाइफ स्पेन जो है वो क्या है, शॉर्ट है। शॉर्ट लाइफ स्पेन कितना है, शॉर्ट लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें 2 वीक्स। 2 वीक्स है और आपको नई प्रोजेनी मिल जाएगी जिससे आपका जो है एक्सपेरिमेंट इजी रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, ये सारी चीजें स्टडी करना इजी हो जाएगा। फोर्थ अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल जो है वो डिस्टिंग्विश भी आप उनको इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलती है। तो आपको कहना है मेल एंड फीमेल
easily distinguish, इजिली आप उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो कंट्रास्टिंग, इजी टू स्टडी कंट्रास्टिंग करेक्टर, इजी टू स्टडी कंट्रास्टिंग करेक्टर, मतलब आप बहुत इजीली, क्योंकि इसमें जो है कंट्रास्टिंग करेक्टर जो होते हैं वो आपको बहुत दिखाई दे जाते हैं। जैसे आपने पाइथन से डायग्राम में बात की थी कि जो भी चीजें थी वो आपको दिख रही थी कि वो टॉल है या डॉर्क है, शॉर्ट, मतलब ये सारी चीजें थी, पर्पल फ्लावर आ रहा है, व्हाइट फ्लावर आ रहा है, ये सारी चीजें आप इजीली जो है विदाउट माइक्रोस्कोप आप इसको देख सकते थे। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि फ्रूट फ्लाई है, उसमें किस तरीके की उसकी आई का कलर है, विंग्स कैसी हैं, क्या सारी चीजें हैं, वो उसको आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ये सारे रीजन थे बेसिकली जिसकी वजह से मॉर्गन ने इसको क्या किया था, सेलेक्ट किया था। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टर्म आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। जल्दी से जरा इसको देख लेते हैं। लिंकेज को समझने के लिए पहले तो हम ये, चलो लिंकेज पहले पढ़ते हैं। लिंकेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिंक जीन क्या होते हैं। क्या लिंक जीन क्या होते हैं, जरा इसको समझते हैं पहले। तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है लिंकेज। लिंकेज की बात करें हम तो लिंकेज जो है इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें जो समझना है वो समझना है लिंक जीन। लिंक जीन, ये लिंक जीन क्या होते हैं, एक्चुअली क्या है ना, आपको पता है अगर ये हम क्रोमोसोम बनाएं, दिस इज द सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसके ऊपर क्या होगा, जीन्स प्रेजेंट है ना, जीन्स प्रेजेंट है। लेकिन कहीं कहीं आप देखिए, इसको डॉट से मैंने दिखाया है इस तरीके से, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये बाकी जीन्स के बीच में डिस्टेंस है, ये देखिए डिस्टेंस दिख रही है आपको, डिस्टेंस दिख रही है। लेकिन ये जो टू जीन्स है जिनको मैंने नोटिफाई किया है, closely associated, overlap to each other, such kind of genes which overlap to each other or closely associated to each other known as linked gene, इनको क्या बोला जाता है, लिंक जीन कहता है। तो जरा डेफिनेशन इसके लिख दीजिए, लिंक जीन का क्या होता है, such type of genes which are closely associated or overlap to each other and present on same chromatids, तो आप उसे क्या बोलेंगे, लिंक जीन कहेंगे। नेक्स्ट आता है लिंकेज। अब लिंकेज समझिए, द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिंक जीन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन नोन एज लिंकेज। तो आप उसे क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिंक जीन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्या बोलते हैं आप इसे, लिंकेज। अब आया वो समझ में आपको। लिंकेज को पढ़ने से पहले आपको लिंक जीन पता होना चाहिए। लिंक जीन का मतलब होता है क्लोजली एसोसिएटेड जीन। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो जीन्स है आपस में किस तरीके से क्लोजली एसोसिएटेड है, इनके सेपरेशन का कोई मतलब नहीं है, सेपरेशन होने के बहुत ही कम चांसेस है। तो ये क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही ट्रांसफर होंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंकेज। क्वेश्चन ये आता है, हु कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, देन मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। आप यहां लिख लीजिए, मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट टर्म आता है रिकॉम्बिनेशन। एक्चुअली क्या है ना, आप जानते हैं 11th में भी आपने पढ़ा था कि जब गैमेट्स
गैमेट्स सेपरेट होते हैं, मतलब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, देन होमोलोगस, देन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म, दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। अब जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे एक नया क्रोमोसोम बनाते हैं, इस तरीके से एक नया क्रोमोसोम बनाया, तो क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल अगर हमने इसको शेडेड कर लिया इस तरीके से, ये शेडेड क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इस तरीके से, तो क्या होगा, इसका क्रोमोसोम ये ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, तो इसका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो बनेगी इसमें इस तरीके से, क्रोमोसोम ये था, ये ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे ये शेडेड वाला आ गया इस तरीके से, ऐसे क्रोमोसोम हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरीके का जो क्रोमोसोम रहेगा ये, इसमें आपको जो है बाकी शेडेड मिलेगा इस तरीके से पोर्शन सारा, और ये वाला जो है इस वाले का पोर्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है, मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया बिटवीन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये सारी चीजें, इसको आपको रिकॉम्बिनेशन समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जीन्स जितना दूरी पे होगा उतना उनके सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, अगर जीन्स जितना क्लोजली एसोसिएटेड होगा तो उनके सेपरेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकलता है, लिंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रिकॉम्बिनेशन, मतलब अगर लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होंगे, रिकॉम्बिनेशन लिंकेज ज्यादा कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, न्यू वैरायटी बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो फाइनली इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस डिस्कस करेंगे, एंड डिजीज दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।